पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को जब केमिस्ट्री का रसायन का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने केमिस्ट्री को परिभाषित करते हुए बताया था कि केमिस्ट्री जो है एक ऐसी शाखा होता है जिसमें हम लोग पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं, उनकी संरचना कैसे होती है, वो जब उसमें जब भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है तो इस प्रकार से उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, आदि गुणों के बारे में मैंने आपको बताया था कि अध्ययन किया जाता है सर के। तो ये जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ आखिर होता क्या चीज़ है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, तो उसके बारे में फिर अलग अलग विभिन्न जो रसायनज्ञ थे वो सब उसमें फिर अध्ययन करने लगे थे। तो वैसे तो एग्जैक्ट ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि केमिस्ट्री जो है, रसायन जो है, उसकी खोज कब से हुई और किसने किया, लेकिन हमारे भारतीय महाद्वीप में जो भारत के हमारे ऋषि थे महर्षि कणाद, इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो पदार्थ जो होता है वो अत्यंत जिन सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है उसको उन्होंने नाम दिया था परमाणु। परमाणु जो है पदार्थ का एक अविभाज्य कण है, उन्होंने बोला था, जिसको और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से उन्होंने पहली बार ये बताया कि कोई भी पदार्थ, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, सजीव हो, निर्जीव हो, प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलके बना होता है। कोई भी पदार्थ है, बड़ा से बड़ा पदार्थ है, आप उसको काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, तो जो सबसे छोटा कण होगा जिसको आपको लगेगा कि अब उसको हम लोग और विभाजित नहीं कर सकते, उसको और नहीं बांट सकते, तो समझ लीजिए कि वो उस पदार्थ का परमाणु है। जैसे मान के चलिए मैंने एक चौक की छड़ी लिया और चौक को उसको मैंने तोड़ना चालू किया तो एक लास्ट में जो एक डस्ट बन टाइप का एक छोटा सा कण मिलेगा जिसको मुझे लगेगा कि अब मैं उसको और विभाजित नहीं कर पाऊंगा, तो वो उसका परमाणु कहलाएगा। तो ये जो परमाणु होता है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एटम। तो ये जो एटम जो है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ए और टम से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे टम शब्द जो है इसका मतलब होता है कैन नॉट कट। तो इसका मतलब ये हुआ एटम जो है वो जिसको हम लोग और कट नहीं कर सकते हैं, इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। पदार्थ का वह कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है और सूक्ष्म भागों में बांटा नहीं जा सकता है, उसको कहा जाता है परमाणु, कहा जाता है एटम कहा जाता है। फिर बाद में ये जो कणाद जी ने बताया, इसको फिर प्लूटो ने, अरस्तु ने और बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने इसमें सहमति प्रदान किया कि वास्तव में जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर इसके आधार पर फिर डाल्टन महोदय जी ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस परमाणु सिद्धांत में डाल्टन महोदय जी ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो जिन सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है, जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है उसे हम परमाणु कहते हैं, जो कि अविभाज्य होता है। प्रत्येक पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है, जिसे उस पदार्थ का परमाणु कहते हैं, और ये जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने बताया कि किसी पदार्थ के सभी परमाणु जो होते हैं उनके गुण बिल्कुल बराबर होते हैं, समान होते हैं। एक पदार्थ के जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं, किंतु उनके जो गुण होते हैं वो दूसरे पदार्थ के परमाणु से बिल्कुल भिन्न होते हैं। दूसरे पदार्थ जो रहेंगे उसके जो परमाणु होगा उस परमाणु से बिल्कुल भिन्न गुण होते हैं उसके। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तीसरी बात उन्होंने बताया कि जब ये परमाणु जो होते हैं एक सरल अनुपात में या निश्चित अनुपात में, सरल अनुपात में या फिर निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं
तो इनके संयोग से यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार से इन्होंने ये 3 बातें यहाँ पर बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं, जो कि पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसमें उसके जो अवयवी परमाणु होते हैं उसके बिल्कुल गुण जो है एक समान होते हैं, लेकिन उनके जो गुण होते हैं वो दूसरे पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। और तीसरी बात उन्होंने बताया कि जब परमाणु जो है एक निश्चित अनुपात में या सरल अनुपात में सहयोग करते हैं तो उससे फिर यौगिक का निर्माण हो जाता है। फिर बाद में जब इसका और आगे अध्ययन हुआ तो जे थॉमसन महोदय जी थे, रदरफोर्ड जी थे, गोल्डस्टीन थे, चैडविक थे, बोर थे, इन्होंने सब ने जब आगे इस पर अध्ययन चालू किया तो उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि परमाणु जो होता है वो पदार्थ का विभाज्य कण नहीं होता है, बल्कि हम लोग परमाणुओं को और छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। इन छोटे छोटे कणों को उन्होंने नाम दिया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया उसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये मुख्यतः 3 कण होते हैं जो परमाणु जिससे मिलके बना होता है, वो मुख्यतः ये 3 ही कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके साथ साथ और हल्के भी कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन होता है। तो उन सूक्ष्म कणों को अध्ययन न करके यहाँ पे हम लोग मुख्यतः जो जिन कणों से ये परमाणु बना होता है उनके बारे में फिर हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसे मैं आप लोगों को एक सारणी के द्वारा बिल्कुल समझाता हूँ इसको। तो एक परमाणु जो होता है जिन 3 अवयवी कणों से मुख्यतः बना होता है, बताया मैंने आप लोगों को, इनको इन्होंने मूलभूत कण माना। तो ये जो मूलभूत कण जो आप लोग देख रहे हो उसको मूलभूत कण हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको मैं थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन के रूप में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको इसको जानने में बिल्कुल आसानी हो जाए, आगे पढ़ाई करने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु का एक ऐसा मूलभूत कण होता है जिस पर 1.6 गुना 10 की घात में -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। यानी कहने मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक परमाणु का ऋण आवेशित कण होता है जिस पर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुना 10 की घात में -31 किलोग्राम, या फिर अगर इसको हम लोग ग्राम में बताएं तो भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है तो इसको 1000 से गुना करेंगे तो इसमें 3 जीरो कम हो जाएगा, तो इसके हिसाब से हुआ 9.1 गुना 10 की घात में -28 ग्राम के बराबर में होता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में अगर हम लोग बोलते हैं तो 9.1 गुना 10 की घात में -31 किलोग्राम होता है, या फिर ग्राम के हिसाब से करते हैं तो 9.1 गुना 10 की घात में -28 ग्राम के बराबर में होता है। लेकिन अगर जो AMU मात्रक होता है, जो द्रव्यमान जो मास होता है उसका जो मात्रक हम लोग लेते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 0.0005 AMU होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में या तो E ऐसे लिख दिया जाता है इसको संकेत के रूप में, या फिर इसको हम लोग E-1 जीरो से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ये जीरो क्यों लिया गया, अभी जब ये तीनों को जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताऊंगा उसके बाद में ये इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे जीरो क्यों लिया गया। इसको -1 तो समझ में आता है, इसमें ऋण आवेशित होता है इसलिए इसको माइनस लिखा गया। इसको -1 आवेश है इसका, ये आवेश की मात्रा को लिया गया, इसमें इकाई कूलाम आवेश के बराबर में इसका आवेश होता है इसलिए इसको -1 लिया गया। यहाँ जीरो क्यों लिया गया ये मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताता हूँ। इसकी जो खोज है वो जे थॉमसन महोदय जी ने किया था। कैसे किया था उसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जे थॉमसन महोदय जी ने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज किया, उसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो में दूंगा। अब आ जाता है दूसरा होता है मूलभूत कण होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के बारे में जो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु का एक ऐसा मूलभूत कण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होता है।
अर्थात इसमें भी जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम ही होता है, लेकिन ये धन आवेशित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में आवेश की मात्रा समान होता है, लेकिन इनकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक में होता है। इसकी मात्रा जो होता है, परिमाण जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन प्रकृति जो होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। इसका जो प्रोटॉन जो होता है उसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान 1.76 गुना 10⁻⁻27 kg के बराबर में होता है। या इसको ग्राम में बदलें तो जैसे पिछली बार बता रहा था 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो उसके हिसाब से ये 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर में होता है। और इसको अगर हम लोग AMU में प्रदर्शित करें, एटॉमिक मास यूनिट में करें, तो ये 1 होता है। इसका जो संकेत होता है हम इसको P+ के द्वारा, जैसे इसको E- किए थे उसी प्रकार से यहाँ पे P+ के द्वारा दर्शा सकते हैं, या फिर इसको हम लोग H11 से दर्शाते हैं। आप 11 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है। जैसे भी आप प्रदर्शित करें, मैं ऐसे प्रदर्शित कर देता हूँ। तो ये H11 से इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्यों किया जाता है अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। और तीसरा जो होता है न्यूट्रॉन। अच्छा, इसकी खोज प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन की जो खोज किया था गोल्डस्टीन ने किया था। ये कैसे किया था इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तीसरा जो परमाणु का जो मूलभूत कण होता है वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। ये विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, इसमें न तो धनावेशित होता है ये, न तो ऋणावेशित होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर में होता है। इसका जो द्रव्यमान रहता है वो द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर में रहता है। 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg के बराबर में होता है। ये जो आप लोगों को जो द्रव्यमान दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, चाहे वो प्रोटॉन का द्रव्यमान है या जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, ये ठीक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए इसको यहाँ पे H11 की लिखा गया है। H हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर में होता है। तो न्यूट्रॉन भी होता है, उस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर में होता ही है, बिल्कुल दोनों बराबर होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे AMU में देखें तो इसका AMU में इसका मास जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी जो खोज है वो चैडविक महोदय जी ने किया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक पदार्थ जो होता है उस पदार्थ के जो परमाणु होता है उस परमाणु को जिन मूलभूत कणों में विभाजित किया गया है, बांटा जा सकता है, उनके बारे में हमने देखा कि वो कैसे आवेशित होते हैं, उनका द्रव्यमान कितना होता है, उनकी खोज किसने किया, इसका संकेत क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का बताया मैं आप लोगों को E0-1 होता है, प्रोटॉन का बताया H11 होता है। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन जो होता है उस न्यूट्रॉन का यहाँ पे 0-1 होता है। तो यहाँ पर जो आपको नीचे में जो दिख रहा है आप लोगों को, ये आवेश को दर्शा रहा है। नीचे में जो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ -1 दिख रहा है, हाइड्रोजन या H के साथ में +1 दिख रहा है, N के साथ में 0 दिख रहा है, ये इसके विद्युतीय आवेश को दिखा रहा है। 1 कूलम आवेश है लेकिन ये ऋणावेशित है। इसमें एक कूलम आवेश है लेकिन इसमें पॉजिट्रॉन इसमें है, इसमें प्लस में होने के कारण में यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस के निशान को नहीं दिखाया गया है। कुछ नहीं होने से प्लस का निशान वैसे भी होता है। यहाँ पर ये विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये 0 हुआ। और ऊपर जो संख्या दिख रहा है 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये इसको मास को दिखा रहा है, AMU को दिखा रहा है इसको। जैसे भी आप लोगों को बताया प्रोटॉन जो होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक मास यूनिट में जो मास होता है वो 1-1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1-1 लिया गया है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो है वो 0.0005 है। तो इस प्रकार से अगर 2 अंकों तक इसको शुद्ध करते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए यहाँ पे 0 किया गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे मैंने बताया आपको जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान जो है बिल्कुल बराबर होता है, एकदम बराबर नहीं होता है। इसको तीसरे अंक तक अगर लेते हैं 1.67 के साथ में यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1.674 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अंतर आता है।
तो इस प्रकार से अगर इससे हल्का सा थोड़ा सा भारी होता है न्यूट्रॉन, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक परमाणु जो होता है उसका सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण हुआ इलेक्ट्रॉन हुआ, और इसमें सबसे भारी कण हुआ इसका न्यूट्रॉन हुआ। तो इस प्रकार से हमने इसमें आपको इस वीडियो में, इस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि एक परमाणु जो होता है वो किन किन कणों से मिलके बना होता है। अब इनकी खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, और फिर इसके बारे में फिर आगे केमिस्ट्री फिर आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ। थैंक यू।